अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इसराइल किसी आलमी कानून या इंसानी अक़दार की पासदारी करने को तैयार नहीं है। गजा के अवाम पर जुल्म का सिलसिला जारी है और अब इसराइली पार्लियामेंट ने वो कदम उठाया है जिस पर सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इसराइली पार्लियामेंट ने एक अलामती करारदाद मंजूर कर ली है जिसमें मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में मुकम्मल तौर पर शामिल करने का मुतालबा किया गया है, जिस पर सऊदी अरब समेत अहम मुस्लिम ममालिक ने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इन ममालिक ने खुलकर कहा है कि वह मसला फ़लस्तीन का सिर्फ 2 रियासती हल ही चाहते हैं जिसका निफाज 1967 की सरहदों पर हो। अरब खबर रसा इदारे अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने इसराइली पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर किए गए उस बिल की शदीद मजम्मत की है जिसके तहत मगरबी किनारे और वादी उर्दन पर इसराइली खुद मुख्तारी नाफिज करके इन इलाकों को इसराइल में जम करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये इलाके 1967 की अरब इसराइल जंग से अब तक इसराइल के कब्जे में हैं। सऊदी अरब के साथ बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, नाइजीरिया, रियासत फ़लस्तीन, कतर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, अरब लीग और OIC ने भी इस कदम की मजम्मत की है। रिपोर्ट के मुताबिक इन ममालिक ने कहा है कि इसराइल का ये कदम 2 रियासती हल के ज़रिए अमन कायम करने की कोशिशों को तबाह करता है और ये मुसलसल तबाही और अदम इस्तेहकाम की पॉलिसी की अक्कासी करता है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल को मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं है। इसराइल का यह यकतरफा इक़दाम कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता और इन इलाकों ख़ासतौर पर मशरिक़ी यरूशलेम की कानूनी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता क्योंकि ये इलाका फ़लस्तीन का लाजमी हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि कुछ अर्सा पहले तक ये खबरें थी कि सऊदी अरब अमेरिका की सालिसी में होने वाले अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन रहा है जिसके तहत अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। खुद ट्रंप कई बार इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, मगर हालिया दिनों में इसराइली इक़दामात की वजह से सऊदी अरब इन मुआहदों का हिस्सा बनने से इनकार कर रहा है, बल्कि उसकी तरफ से मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का खुलकर मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब गजा में इसराइली जारियत की वजह से 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी हो रही है, जो कि दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान बन रहा है, क्योंकि इसराइल की जानिब से मुसल्लत करदा ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से गजा में भूख संगीन से संगीन तर होती जा रही है। लाखों फ़लस्तीनी बड़े पैमाने पर फाका कुशी का शिकार हैं। रोज़ाना कई फ़लस्तीनी भूख से मर रहे हैं, जिनमें बच्चे और बुज़ुर्ग भी शामिल हैं। ऐसे में इसराइल पर आलमी दबाव भी बढ़ रहा है और गजा के इंसानियत सोज हालात की वजह से इसराइल के इत्तेहादियों का सब्र भी ख़त्म हो रहा है। खुद इसराइल के अंदर गजा में भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों के लिए गैर मामूली एहतजाज हो रहा है। इससे पहले पीर को यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा और जापान समेत 25 मगरबी ममालिक ने इसराइल के जारहाना इक़दामात पर एक इंतहाई सख्त बयान जारी किया था और गजा में इमदाद की तरसील बहाल करने और जंग के खात्मे का मुतालबा किया था। साथ ही मगरबी मीडिया भी ये एतराफ़ कर रहा है कि नेतन्याहू इसराइल में जंगी जराइम के मुर्तकिब हो रहे हैं। पहले बात करते हैं गजा में इसराइल के मुसल्लत करदा ग़िज़ाई बहरान की, जिसकी वजह से अब तक कम अज़ कम 113 फ़लस्तीनी भूख से तड़प कर मर चुके हैं, जबकि अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइली फोर्सेस 59,587 फ़लस्तीनियों को बमबारी करके शहीद कर चुकी हैं। साथ ही इसराइली फोर्सेस गजा में इमदाद की तकसीम के मुतनाज़ मराकिज़ में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम भी कर रही हैं और मई से लेकर अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इमदाद की तलाश में जाने वाले 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली फोर्सेस का निशाना बन चुके हैं। यानी गजा में जो लोग अब तक इसराइल की बेरहम बमबारी से ज़िंदा बच गए थे, वो अब या तो खुराक की शदीद किल्लत से मर रहे हैं या फिर खुराक की तलाश में इसराइली और अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स की फायरिंग से मर रहे हैं। सूरत हाल इस कदर संगीन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल और रेफ्यूजीज़ इंटरनेशनल समेत 100 से ज़ायद अहम बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों ने एक मुश्तरका बयान में गजा भर में फैलती हुई भूख पर अपने खदशात का इज़हार किया और साथ ही बैनुल-अक़वामी बरादरी से गजा में जल्द जंगबंदी कराने की अपील की। सिर्फ यही नहीं, गजा में भूख से सहाफ़ी और तिब्बी अमला भी शदीद मुतासिर है और अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि गजा में मौजूद डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का कहना है कि भूख और खाने की शदीद कमी की वजह से वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनके लिए मरीज़ों का इलाज करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह गजा का गैर मामूली दौरा करने वाले यरूशलेम के चर्च लीडर्स ने वहाँ के हालात को दिल दहला देने वाली सूरत हाल करार देते हुए कहा कि वो गजा के दौरे से टूटे दिल के साथ वापस आए हैं, जबकि गजा से इन हालात के इंतहाई दर्दनाक और नाकाबिल यकीन मनाजिर सामने आ रहे हैं। गजा में फैली हुई भूख और इससे होने वाली अमवात पर अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट तैयार की है। गजा की सूरत हाल इस वक्त इंतहाई संगीन है और अब इसराइल के अंदर से इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं।
कल इसराइली शहर तल अवीव में इसराइली हुकूमत की जानिब से गजा में खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ एहतजाज भी हुआ, जिसमें इसराइली मुजाहिरीन ने भूख से मरने वाले फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर उठा रखी थी। गजा की सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी तंजीमें मुसलसल आवाज़ उठा रही हैं और वो इस तबाही को इसराइल की जानिब से मुसल्लत करदा करार दे रही हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि इसे और क्या कहा जाए। ये इंसानों की पैदा करदा इज्तमाई कहत साली है और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, ये सब इसराइली मुहासरे की वजह से हो रहा है। इससे पहले गजा में खुराक की किल्लत की इन्हीं तफसीलात की वजह से 100 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों ने एक अहम बयान जारी किया था। BBC के मुताबिक 115 इमदादी इदारों ने एक दस्तखत शुदा बयान में इस खदशे का इजहार किया कि गजा में बड़े पैमाने पर ग़िज़ाई किल्लत और भूख फैल रही है। इस बयान के मुताबिक इसराइली मुहासरे की वजह से गजा के लोग भूख का शिकार हैं। इमदादी अहलकार अपने ख़ानदानों को खुराक पहुँचाने के लिए कतारों में खड़े होकर अपनी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। गजा में मुकम्मल मुहासरे से अफरा तफरी, भूख और मौत ने जन्म लिया है। इमदादी सामान की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। इमदादी कारकुन भूख से मर रहे हैं। गजा में मौजूद गोदामों में कई टन खुराक, पानी और अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन उन्हें किसी ने छुआ तक नहीं, क्योंकि इमदादी इदारों की उन तक रसाई को रोका गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, लेकिन उसे काम करने से रोक दिया गया है। मुतासरीन शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं, ख़ासतौर पर बच्चे और बुज़ुर्ग। इमदादी इदारों ने अपने बयान में मुकम्मल सीज़ फायर का मुतालबा करते हुए कहा है कि जितनी भी पाबंदियां और रुकावटें हैं उन्हें हटाया जाए और तमाम ज़मीनी रास्तों को दोबारा खोला जाए। इसराइली फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल तकसीम के मराकिज़ को बंद किया जाए और उसके बजाय अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में इंसानी इमदाद फराहम की जाए। इसके अलावा गजा में सहाफ़ी भी ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से शदीद मुतासिर हैं और अहम बैनुल-अक़वामी ख़बर रसाई इदारे इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। AFP, एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स और BBC ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो सहाफ़ियों को गजा में जाने और वहाँ से बाहर आने की इजाज़त दे, जो इस वक्त सख्त मुहासरे में है। इन आलमी ख़बर रसाई इदारों ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि हमें गजा में मौजूद अपने सहाफ़ियों के लिए शदीद तशवीश है, जो अब खुद और अपने ख़ानदानों को खाना खिलाने के भी काबिल नहीं रहे। हम एक बार फिर इसराइली हुकाम से मुतालबा करते हैं कि सहाफ़ियों को गजा में आने और जाने की इजाज़त दी जाए। ऐसे में अब इसराइल पर आलमी दबाव भी बढ़ रहा है। मंगल को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने गजा में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर इसराइल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा था कि इसराइली हुकूमत को जवाब देना होगा कि आखिर वो कौन सा अस्करी जवाज़ है जिसके तहत भूखे और बेबस बच्चों को मारा जा रहा है। Almost 1,000 civilians have been killed since May seeking aid, including 100, Mr. Deputy Speaker, this weekend alone. There are near daily reports of Israeli troops opening fire on people to access food. Israeli jets have hit women and children waiting for a health clinic to open. An Israeli drone has struck down children filling water containers, which Israeli officials blamed on a technical error. Hamas is of course contributing to the chaos and taking advantage of it. But I utterly condemn the killing of civilians seeking to meet their basic needs. The Israeli government must answer what possible military justification can there be for strikes that have killed desperate, starving children? What immediate actions are they taking to stop this litany of horrors? And what will they do to hold those responsible to account? प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मईशत के हवाले से अहम खबरें सामने आ रही हैं। आज आलमी रेटिंग एजेंसी S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग को CCC+ से बेहतर करके B- कर दिया है, जबकि आउटलुक को मुस्तहकम रखा है। 3 साल पहले दिसंबर 2022 में S&P ने पाकिस्तान की रेटिंग को डाउनग्रेड करके CCC+ कर दिया था और अब 3 साल बाद इस रेटिंग में बेहतरी आई है, जो कि मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से अहम खबर है। जबकि दूसरी तरफ गुज़िश्ता दिनों ताजिर बरादरी के वफ़द ने आर्मी चीफ से मुलाकात की, उनके सामने FBI के गिरफ्तारी के इख्तियारात और दीगर मुआशी मामलात रखे। फिर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अपने एलामिये में इस बात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने FBI को हिदायत की है कि वो SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करें और बामायनी डायलॉग करके इस मसले का हल निकाले। फिर कल बिजनेस कम्युनिटी और FBI हुकाम की मुलाकात भी हो गई, जिसमें चेयरमैन FBI भी मौजूद थे। और आज ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक प्राइवेट फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज के एक ग्रुप ने पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के एक डिपार्टमेंट के सरबराह से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तानी रुपए में गिरावट पर बात की गई, क्योंकि नवंबर 2023 के बाद जून के महीने में रुपए की कदर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई और इंटरबैंक में डॉलर 285 की सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 288 रुपए की सतह से भी ऊपर चला गया था। आज
इंटरबैंक में रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में बेहतरी आई। डॉलर कल 284 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ था, मगर आज 54 पैसे कमी के साथ 284 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 287 रुपए 55 पैसे रहा। यह वाज़ेह हो कि 30 जून को खत्म होने वाले माली साल में पाकिस्तान ने 2.1 अरब डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया, जो कि 2011 यानी 14 साल बाद किसी भी माली साल में पहला करंट अकाउंट सरप्लस है। इस सारी सूरत हाल में स्टेट बैंक ने गुज़िश्ता माली साल जुलाई से मार्च तक 6.8 अरब डॉलर्स मार्केट से खरीदे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इनफ्लोज और बैरूनी कर्जों की अदायगियों के बावजूद स्टेट बैंक IMF के हदफ के मुताबिक 14 अरब डॉलर्स के बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर हासिल करने में कामयाब हुआ। और जुलाई में पाकिस्तान के टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर्स, जबकि स्टेट बैंक के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए, जो कि 39 माह की बुलंद तरीन सतह है। जनवरी 2023 में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर महज 2.9 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए थे, यानी पाकिस्तान के पास महज लगभग 2 हफ्तों की दरामदाद के पैसे थे और मुल्क के डिफॉल्ट करने के खदशात का इजहार किया जा रहा था। और अब पाकिस्तान के पास 11 हफ्तों यानी तकरीबन 2.7 माह की दरामदाद के बराबर ज़खायर मौजूद हैं। और दुनिया में डॉलर दीगर करेंसीज के मुकाबले में गिर रहा है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में दबाव में है और डॉलर की दस्तियाबी भी एक मसला बनी हुई है। रिकॉर्ड तफसीलात ज़र और करंट अकाउंट सरप्लस के बावजूद लोगों को LCs खोलने और ओपन मार्केट से बैरूनी करेंसी खरीदने में मुश्किलात का सामना रहा, जबकि ये शिकायत भी सामने आई कि बैंक्स ऑफिशियल रेट से ज़्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज के एक ग्रुप ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के एक डिपार्टमेंट के सरबराह से मुलाकात की है। इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ भी मालूम करेंगे, मगर पहले बात करेंगे मलिक बोस्तान साहब से, जो इस मुलाकात में मौजूद थे और जो चेयरमैन हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के। मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया। बोस साहब, बताइएगा क्यों मुलाकात हुई और इस मुलाकात में क्या बात हुई? देखो, मुलाकात बड़ी ज़रूरी थी और उनकी ख्वाहिश भी मुलाकात हुई और हमें बुलाया गया और हमसे पूछा गया कि डॉलर का रेट तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है और इसकी वजूहत क्या थी। उन्हें गहरी तशवीश का इज़हार किया। मैंने उन्हें बताया कि डॉलर का रेट बढ़ने की बुनियादी वजह तो करेंसी स्मगलर हैं और बॉर्डर स्मगलिंग, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान में दोबारा करेंसी की और दूसरी गुड्स की स्मगलिंग शुरू हो गई है। और स्मगलिंग के लिए ज़ाहिर है उनको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, लीगल मार्केट से वो ले नहीं सकते। तो उन्होंने अपने कारिंदे बड़े शहरों में जितने भी एक्सचेंज कंपनी की मार्केट थे उसके बाहर खड़े कर दिए थे और जो भी कस्टमर हमारे पास आता था उसको रास्ते में घेर लेते थे और अपने खुफिया दफ्तर में ले जाके हमसे ज़्यादा रेट ऑफर करते थे, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो रही थी और दिन ब दिन डॉलर का शॉर्टेज पैदा हो रही थी और डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा था। तो उसके बाद उन्होंने जो डिप्टी चीफ साहब ने फौरन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को कल से क्रैकडाउन शुरू होगा और कल बड़े पैमाने मुल्क भर में शुरू होगा और सारे वो अंडरग्राउंड के लिए खुफिया एजेंसियों को खुफिया ठिकाने मालूम कर लिया और बहुत जल्द बड़ी गिरफ्तारियां आप देखेंगे मुतवक्को हैं, जिसकी वजह से फ्री मार्केट का रेट 288-60 से कम होकर आज जो 7 बजे क्लोजिंग हुई है 286-90 पे हो गई और कल लगता है इससे भी ज्यादा गिर जाएगा। सरेंडर बैंक में जो एक्सपोर्ट प्रोसीड रुकी हुई थी, एक्सपोर्टर इस उम्मीद पे बैठे थे कि डॉलर 290 का हो जाएगा, तो उन्होंने बड़े पैमाने में एक्सपोर्ट प्रोसीड आई और डॉलर का रेट आज जो ओपनिंग थी वो 284.25 पे हुई है और एक दिन में 1 रुपया गिरा है इंटर बैंक में भी और मार्केट में भी। और कल उम्मीद है कि डॉलर का रेट मजीद इंटर बैंक में गिरेगा, जिस तरह फ्लो आ रहे थे। और इस तरह हमारे जो डॉलर की आपने दस्तयाबी की बात की है, मुश्किल थी वो बाकी तो कुछ दिन पहले थी, लेकिन आज हमें जो हमने इम्पोर्ट किए थे डॉलर वो हमारे आज कंसाइनमेंट आ गई हैं और शाम से कोई डॉलर खरीदने वाला नहीं था, लेकिन कल आप देखेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं, तमाम एक्सचेंज कंपनी के अकाउंट पर डॉलर दस्तयाब होंगे और कोई डॉलर खरीदने वाला आज आया नहीं, खरीदने का ज्यादातर बेचने लोग आ रहे थे। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में डॉलर का रेट 285 है, फिर 280 है, फिर 2 साल पहले आपने देखा 270 तक टच किया है और दोबारा उस तारीख को दोहरा सकता है। साहब, अगर ये बताएगा कि जो इस वक्त जो अवेलेबिलिटी के मसाइल हुए थे, ज़ाहिर पाकिस्तान सरप्लस दे रहा है मगर स्टेट बैंक भी मुसलसल बाय कर रहा था, जिसकी वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने में भी वो कामयाब हुआ, IMF का टारगेट अचीव करने में भी कामयाब हुआ। अब वो मसला नहीं है इस वक्त के, अवेलेबिलिटी मसला नहीं है, डॉलर दस्तियाब है मार्केट में अगर कल कोई खरीदने जाए, क्योंकि अचानक पैनिक क्रिएट हो जाता है, वो वाली सूरत हाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिजिकली डॉलर आज आए हैं, बैंकों ने जो देने थे कल देने थे, लेकिन उनकी शिपमेंट थोड़ी डिले हुई है, तो वो फिजिकली शाम को पहुंच के थे और शाम तक हर जगह डॉलर मौजूद थे। लेकिन कल आप देखेंगे, आप चेक भी कर सकते हैं, हर जगह डॉलर मौजूद होगा।
फिजिकली डॉलर के होना जरूरी होता है, लोगों को जो पैनिक नहीं होता और लोग समझते हैं डॉलर मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने में हमें डॉलर जो रहे, क्योंकि डॉलर फिजिकली तो इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो मार्केट में इतना नहीं होता, वो सारा इम्पोर्ट करके हमारे अकाउंट से लाना पड़ता है, लेकिन फिजिकली रियाल, दिरहम, पाउंड, यूरो वो बड़े हमारे सरप्लस थे। आज 20 बिलियन हमने सिलेंडर किए और कल भी इससे ज्यादा सिलेंडर करेंगे, और ये सारा हमारा रुपया जब सरप्लस होता है तो इंटर बैंक में सिलेंडर कर देते हैं। क्या इस मुलाकात में आप लोगों को भी कोई खास हिदायत दी गई है इस हवाले से? जी जी बिल्कुल, हमारे जो प्रॉब्लम थे वो उन्होंने बड़े सुने और उन्होंने कहा जी अब हमारी फिर अगले हफ्ते मीटिंग है आला कौम से और स्टेट बैंक से और जितने भी रिलेटेड अदारे हैं, FBR है, FII है, और जितने भी इससे हमारे कारोबार से रिलेटेड उन लोगों को भी बुलाया गया ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है, क्यों सिद्ध रेवेन्यू बोर्ड ने जो है वो सेल टैक्स लगा दिया 3%, हमने बताया इससे जो डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, उसको भी कहा गया कि उनको भी बुलाया जाए। इस तरह FBR ने, आपको पता है 2 लाख से ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको ऊपर टैक्स देगा जो सेलर होगा, सेल फरोख्त कुनंदा पे, तो उससे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि इसको जो $2000 तक आप कैश पे रखें और बाकी जो है बैंकिंग चैनल से कर दें। स्टेट बैंक का सर्कुलर तो यही कहता है, लेकिन FBR का सर्कुलर कहता है कि आप सिर्फ $700 कैश पे दें, बाकी बैंकिंग चैनल से दें। तो हम कह रहे हैं कि सारे दरवाजे आप बंद नहीं करें ताकि लोगों को सहूलतें भी कुछ दें, बिल्कुल ही आप बंद कर देंगे तो फिर लोग नॉन फाइलर जो है इसी वजह से ब्लैक मार्केट से डॉलर खरीद रहे, वो फ्री मार्केट में आना नहीं चाहता, ना ही अपने शिनाख्त दिखाना चाहता है। तो इन चीज़ों को भी हमने रास्ता देना है लोगों को। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब। हमारे से बिलाल अजहर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना। कियानी साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। कियानी साहब मईशत के हवाले से ज़ाहिर जो IMF का हदफ था $14 अरब का, उसे अचीव किया। $14.5 अरब के हमारे रिजर्व्स हो गए। इसके अलावा स्टेट बैंक ने ज़ाहिर मार्केट से बहुत सारे डॉलर्स बाई भी किए, तकरीबन $6.8 अरब 9 माह में स्टेट बैंक ने बाई किए। S&P ने आज पाकिस्तान की रेटिंग भी बेहतर कर दी है, मगर कंटिन्यूसली जो डॉलर के रेट में दबाव है उस पर इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में बुलाया जाना फॉरेक्स कंपनीज को, क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सबसे पहले तो जी बिल्कुल जिस तरह आपने अभी बताया जी, हमारी अभी जो रेटिंग है S&P ने अपग्रेड की है और ये उसी मैक्रो इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट की का मज़ीद सबूत है जो आप भी देख रहे हैं जी। और इसमें ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट बिल्कुल हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो साल पहले स्टेट बैंक के 9.4 अरब डॉलर पर थे, आज $14.5 अरब पर हैं। और बैंक्स के भी साथ भी जो कमर्शियल बैंक्स के पास रिजर्व्स हैं वो भी 4.7 बिलियन पे स्टडली दे हैव इंक्रीज ऑफ द पास्ट फ्यू मंथ्स। और इसी के साथ आपने देखा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अलावा हमने करंट अकाउंट सरप्लस भी इस साल पोस्ट किया। पहला करंट अकाउंट सरप्लस था आपके 14 सालों में और 22 सालों में हाईएस्ट करंट अकाउंट सरप्लस था, और एक साल में बल्कि $4.2 बिलियन का ये स्विंग था। तो इसके नतीजे में हमारे एक्सटर्नल फ्रंट पे भी काफ़ी स्टेबिलिटी आई है, काफ़ी स्ट्रेंथन्ड पोजीशन है पहले से। देखिए जहाँ तक शाहजेब साहब जो आपने बात की, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तो जी आप जानते हैं एक्सचेंज रेट प्राइमरली स्टेट बैंक का एम्बिट है, मगर हमारा जो ओपन बैंक रेट है, जो इंटर बैंक रेट है वो 278, 278, 285 रुपए के बीच में स्टडी और स्टेबल रहा है। और रिजर्व्स की पोजीशन तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मुस्तहकम है। तो देखिए जी, वी आर कमिटेड टू मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, यही हमारी IMF के प्रोग्राम में कमिटमेंट भी है, और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट भी हम चाहते हैं, उसी पॉलिसी के साथ वी आर स्टिकिंग एज अ स्टेट। जो क्योंकि हालांकि जून के महीने में डॉलर की कदर गिरी और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरी, और मगर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हमने वो मूवमेंट देखी हो जो कि एक ज़माने में होती थी 10-10, 15-15 रुपए की वाला मामला। मगर अगर जो आप कह रहे हैं कि मार्केट बेस्ड हो, मगर अगर ऐसी एक्सचेंज कंपनीज की मुलाकात हो, उसके बाद क्या IMF को एतराज़ नहीं हो सकता है इस बात पर कि जी इंटरवेंशन की जा रही है मार्केट में? ये देखिए, एट द मोमेंट जैसे कि मैंने आपसे कहा जी, हम तो बिल्कुल मार्केट बेस्ड रेट पे कमिटेड हैं, और अगेन स्टेट बैंक इसको ओवरसी करता है। और अगर आप इंटर बैंक रेट देखें, ऑफिशियल रेट देखें, तो दैट हैज़ रिमेन्ड स्टडी 278 से 285 रुपए के दरमियान पिछले चंद माह में आप देख लीजिए। तो अगेन जी, वी आर कमिटेड टू मार्केट बेस्ड। आप जानते हैं कि यही हमारी IMF प्रोग्राम में कमिटमेंट है, और बिल्कुल हम IMF प्रोग्राम में रहते हुए वी आर इंश्योरिंग कि जो भी हमारे बेंचमार्क
बेंचमार्क्स हैं, जो भी हमारी कमिटमेंट्स हैं, वी कॉन्स्टेंटली रिमेन इन कॉन्वर्सेशन एंड वी आर इंश्योरिंग कि सारे जो इस तरह के मामलात हैं बशमूल जो कमिटमेंट्स हमने फॉरेन एक्सचेंज या एक्सचेंज रेट के हवाले से किए हुए हैं, वी फुलफिल दोज़। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि फिर एक मुलाकात आर्मी चीफ की भी हुई और वो मुलाकात थी बिजनेस कम्युनिटी से, जिस पर जो एफबीआर के गिरफ्तारी के इख्तियारात हैं, जिसका ज़रिए चेयरमैन एफबीआर भी दिफा कर रहे थे, आप भी दिफा कर रहे थे, हालांकि उस पर सवालात उठ रहे थे, आपके इत्तेहादियों की तरफ से भी उठ रहे थे। आर्मी चीफ की मुलाकात होती है, फिर SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत बिजनेस कम्युनिटी की कल मुलाकात भी हो जाती है एफबीआर से। तो क्या हुकूमत मसाइल नहीं हल कर रही है, और क्या हुकूमत के ऊपर फिर सवाल नहीं उठता, या हुकूमत के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन नहीं है कि आर्मी चीफ से मुलाकात हो रही हो और फिर ये यकीन दहानी कराई जा रही हो? जी शाहजेब साहब, देखिए इसमें अलाउ मी अ कपल ऑफ मिनट्स क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था जी, पावर टू अरेस्ट ये कोई नया कानून नहीं है। एफबीआर के पास ये कानून तकरीबन पिछली 3 दिहाइयों से मौजूद था, और पहले तो ये आप कह रहे एक अनफेटर्ड पावर थी इस फाइनेंस बिल से पहले, इस बजट से पहले, जिसमें कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स फ्रॉड खुद ही इंक्वायरी स्टेज पर खुद ही एक नतीजे पर पहुँच कर आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन्स टू बिलीव वो जाके गिरफ्तारी कर सकता था। हम इस फाइनेंस बिल के अंदर एक सेफ गार्ड्स लेकर आए कि इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी मुमकिन ही नहीं है, इंक्वायरी कमिश्नर की इजाज़त के बगैर मुमकिन नहीं है, और इंक्वायरी के अंदर जिसके खिलाफ एलिगेशन है उसको हेयरिंग भी देनी होगी। इसके अलावा जब इन्वेस्टिगेशन उसके बाद अगर अप्रूव कर दे कमिश्नर, तो उसके अंदर भी आपको सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में कमिश्नर से इजाज़त लेनी होगी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी अगर कहीं गिरफ्तारी करने का केस बनता है, उसके अंदर कंडीशंस हैं, वो सिर्फ महदूद शिकें हैं, सेल्स टैक्स फ्रॉड की महदूद टाइप्स हैं। एक वैल्यू का थ्रेशोल्ड भी है कि एक एलिज्ड स्पेसिफिक वैल्यू है सेल्स टैक्स फ्रॉड की, उससे ज़्यादा का होगा, और उसमें 2-3 और कंडीशंस हैं। और उसके बाद भी एफबीआर के 3 मेंबर्स का बोर्ड, एफबीआर के जो मेंबर्स होते हैं 3 मेंबर्स के पर मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो उसका फैसला करेगी कि गिरफ्तारी करनी है कि नहीं करनी। तो दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट जो कि पहले कानून था, और ये सब तस्लीम करते हैं। अब इसके बावजूद, और ये जो कानून बना है ये आप जानते हैं शाहजेब साहब के पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में दोनों स्टैंडिंग कमेटीज़, नेशनल असेंबली और सेनेट, दोनों ने फाइनेंस बिल को स्टडी किया। इस स्पेसिफिक शिक के ऊपर दोनों स्टैंडिंग कमेटीज़ में बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत डिबेट हुई। दोनों स्टैंडिंग कमेटी से जो हमें गाइडेंस मिली उससे हमने इंप्रूवमेंट भी की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कहा कि मजीद सेफ गार्ड डालें, वो भी हमने डाले। आखिरी दिन भी बजट के पैसेज से पहले इसके अंदर चेंजेस किए गए टू ऐड इवन मोर सेफ गार्ड्स। आज यही बात हमारी अपने सारे जो हमारे चेंबर्स के प्रेजिडेंट्स हैं, FPCCI और बाकी सारे चेंबर्स, इनके साथ मेरी जी ज़ाती तौर पे 3 नशिस्तें हो चुकी हैं। एक मैं FPCCI गया, वहाँ पे चेंबर्स मौजूद थे। एक मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने की जिसके अंदर हारून अख्तर साहब थे, मैं था, चेयरमैन FBR थे, दीगर और हमारे कैबिनेट कॉलीग्स थे। हमने 3 घंटे उस दिन लगाए, और उसके बाद फिर हारून अख्तर साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई जिसमें अगेन वी डिस्कस दीज इशूज़। तो हमने उनको यही समझाया कि कानून एक एग्जिस्ट करता था जिसमें बहुत ज़्यादा अब सेफ गार्ड्स डाल दिए गए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, मगर इसके बावजूद इनको अश्योरेंस के लिए, इन सेफ गार्ड्स के बावजूद अगर कोई ऐसा कोई केस हुआ जहाँ पर किसी भी किस्म का अब्यूज़ हुआ, तो उसमें एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी बनाई जा रही है, और एक एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर के अंदर हम कुछ चीज़ें भी मज़ीद वज़ा कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने उनको कमिट किया है कि हर महीने एट माई लेवल एट द वेरी लीस्ट वी विल मीट द चेंबर्स। तो कोई भी ऐसा अगर केस आया इन सारे सेफ गार्ड्स के बावजूद, उसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमें वाज़ेह हिदायत दी हुई है कि किसी भी किस्म का इस तरह का टैक्स पेयर की हरासमेंट का या किसी भी किस्म का अब्यूज़ ऑफ पावर का केस आता है तो इट हैज़ टू बी तो सेफ गार्ड्स कानून में डाले गए हैं। बट इस सब के बावजूद हमने गुफ्तगू आज भी जी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में की है। बट इस सब के बावजूद बिजनेस कम्युनिटी वाज नॉट कन्विंस्ड, और जो आर्मी चीफ उनसे मिले, इसका मतलब है इवन ही वाज नॉट कन्विंस्ड विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, और वो बिजनेस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्विंस हुए ना, जिसकी वजह से SIFC के प्लेटफॉर्म से मुलाकात हुई। शाहजेब साहब, मैं आपको बताता हूँ जी, जो लास्ट हमारी मुलाकात इनके साथ हुई, तो जब वहाँ पर जब हमने इस पॉइंट के समेत दीगर पॉइंट्स पर उनसे बात की, तो वो हमारे काफ़ी पॉइंट्स पर इत्तफाक कर गए। मगर हमने उनसे ये कहा कि बिकॉज़ एक हारून अख्तर साहब की सदारत में वो जो कमेटी मिल रही थी जिसमें मैं भी शामिल था, उसमें हमने इनसे ये कहा कि नाउ वी हैव टू टेक दिस पॉइंट्स अवे
फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी हमने डिस्कस करना था, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी क्लियर हमने नेचुरली वी हैव टू रन इट पास्ट हिम, एंड ऑल्सो बिकॉज वी आर इन एन IMF प्रोग्राम वी ऑल्सो हैव टू टेक द फंड इनटू कॉन्फिडेंस, ताकि हम इनके साथ वो चीज़ तय करें जिसमें हमारा तवाज़ुन भी रहे, जो हमारी टैक्स की कलेक्शन की प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमने प्रोटेक्शन टू द टैक्स पेयर और जो हमने कोई भी अगर फेयर है उसको एड्रेस करें, और साथ ही साथ हम एक ऐसी चीज़ लेके आ सकें या इनके साथ एक ऐसी चीज़ फाइनल करें जो कि वाकई में फ़ाइनल हो सके और बाद में उसमें किसी किस्म का रिस्क ना हो। तो इसके ऊपर बड़े अच्छे माहौल में चेंबर्स के साथ बातचीत हुई थी, चीज़ें अग्री हुई थी, मगर अब यकीनन जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो हम अपने एंड से चला रहे हैं और इंशाल्लाह इसको हम बेहतर तरीके से हल करेंगे, जहाँ पे मईशत की डिजिटाइजेशन भी हो, जहाँ पर सेल्स टैक्स के असल जो फ्रॉड के मुजरिम हैं उनके पीछे भी हम जाएं और हम इंश्योर करें कि किसी भी लॉ अबाइडिंग और टैक्स लॉ अबाइडिंग सिटीज़न या टैक्स पेयर या ताजिर या रिटेलर या बिजनेस या इंडस्ट्री उसको किसी भी किस्म के अब्यूज़ से हम प्रोटेक्ट करें। तो यही हमारी प्रायोरिटी है जी, और इंशाल्लाह यही हम इंश्योर करेंगे जी। बहुत शुक्रिया, का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन को इज़दवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अदालतों में जिन मुश्किलात और तज़लील का सामना करना पड़ता है, उस हवाले से एक केस सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने औरतों के हुकूक़, उनकी इज़्ज़त नफ्स और इज़दवाजी मामलात में उनको हासिल सहूलियात और मराद से मुताल्लिक़ एक अहम फ़ैसला दिया है और माँ ना बन सकने की बुनियाद पर बीवी को औरत मानने से इनकार करने और उसे नान, नफ़क़े और महर समेत तमाम इज़दवाजी हुकूक़ से महरूम करने वाले शख्स की दरख्वास्त खारिज करते हुए उस पर जुर्माना आयद किया है और सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं। चीफ जस्टिस आया आफरीदी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच ने सालेह मोहम्मद नामी शख्स की उसकी बीवी महनाज बेगम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त इंतहाई बरहमी के साथ खारिज की है और इस मुकदमे को एक मिसाल करार दिया है। यह ऐसा केस था जिसमें खातून के शौहर ने ना सिर्फ दूसरी शादी करके उसे तन्हा छोड़ दिया था, बल्कि जब वो अपना हक लेने अदालत गई तो उसे औरत मानने से ही इनकार करते हुए अदालत ने यह मौक़िफ़ अपना लिया कि ये चूँकि जिनसी तौर पर औरत ही नहीं है, इसलिए इज़दवाजी हुकूक़ और मराद की भी हकदार नहीं। चीफ जस्टिस आफरीदी ने फैसले में लिखा है कि दरख्वास्त गुजार शौहर की यह अपील उस फैसले के ख़िलाफ़ है जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट ने मातहत अदालतों के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसलों को बरकरार रखते हुए बीवी के हक़ में महर, जहेज़ के सामान और नान नफ़क़े का दावा मंजूर किया। रिकॉर्ड का जायज़ा लेने और दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल सुनने के बाद ये अदालत अपील मंजूर करने पर कायल नहीं हुई है। इस मुकदमे का एक पहलू है जो इस अदालत की फौरी तवज्जो का तकाजा करता है। इस हवाले से अदालत के मुशाहिदात यहाँ बयान किए जा रहे हैं। दरख्वास्त गुजार शौहर और जवाब दहिंदा बीवी की मंगनी 2003 में हुई और उनका निकाह 2006 में पढ़ाया गया, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद यानी 2007 में दरख्वास्त गुजार ने मुबैना तौर पर बीवी पर जिस्मानी तशद्दुद करने के बाद उसे उसके महके में छोड़ दिया। उसके बाद दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क चला गया, बीवी से हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर दिया, नान नफ़क़ा देना बंद कर दिया और निकाह के सिर्फ 1 साल के अंदर अपनी बीवी को अमली तौर पर तनहा छोड़ दिया। निकाह के 3 साल बाद उसने दूसरा निकाह भी कर लिया जिससे उसके 2 बच्चे हैं। जब खातून के पास और कोई रास्ता ना बचा तो उसने 2015 में महर, जहेज़ के सामान और नान नफ़क़े के हुसूल के लिए अदालत में दावा दायर कर दिया। शौहर ने इस दावे का किसी मजबूत बुनियाद पर जवाब देने के बजाय ये मौक़िफ़ अपना लिया कि बीवी तिब्बी तौर पर इज़दवाजी ताल्लुकात निभाने और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, इसलिए वो कानूनन औरत ही नहीं समझी जा सकती और इसी बुनियाद पर शौहर ने महर और नान नफ़क़ा देने से इनकार कर दिया। ये मुमकिन है कि शौहर ने यह मौक़िफ़ किसी हकीकी शिकवे या ज़ाती रंजिश के तहत अपनाया हो, लेकिन जिस अंदाज से उस शौहर ने यह संगीन इल्ज़ाम लगाया वो खातून की बुनियादी शनाख्त पर हमला था और ये चीज़ तशवीशनाक है। ये इल्ज़ाम तीनों अदालती मराहिल में बार बार और शिद्दत से उठाया गया, हालांकि हर फोरम ने इसे गलत करार दिया। इस मुसलसल इल्ज़ाम तराशी के बाइस खातून को गहरी ज़ाती तज़लील और अजियत का सामना करना पड़ा, जिसे यह अदालत संजीदगी से महसूस करती है। इस इल्ज़ाम के मुकदमे के दौरान मुसलसल दोहराए जाने को सही तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है कि यह बताया जाए कि यह मौक़िफ़ हर अदालती फोरम पर किस तरह शौहर ने बार बार पेश किया, हालांकि हर अदालत ने इसका जवाब देकर उसे ख़त्म करने की कोशिश की। इब्तिदाई अदालत में शौहर ने यह इल्ज़ाम भरपूर अंदाज में उठाया कि खातून ना सिर्फ तिब्बी तौर पर औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है, बल्कि कानूनी तौर पर औरत कहलाने की भी अहल नहीं है, इसलिए महर और नान नफ़क़े की हकदार भी नहीं है। ये इल्ज़ाम यूं ही सरसरी तौर पर नहीं लगाया गया, बल्कि इसे शौहर की तरफ से मरकज़ी दिफा के तौर पर
जोर देकर पेश किया गया। इस इल्जाम के नतीजे में ट्रायल कोर्ट के हुक्म पर खातून का मेडिकल बोर्ड के जरिए तिब्बी मुआयना कराया गया। अगरचे मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर हतमी नतीजे तक नहीं पहुंची, लेकिन इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि खातून ज़ाहिरी तौर पर निस्वानी सिफात रखती है। इसी बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट ने बीवी के हक में फैसला सुना दिया। जब यह मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उठाया गया तो डिस्ट्रिक्ट जज ने मेडिकल रिपोर्ट पर बात करते हुए दुरुस्त तौर पर यह करार दिया कि महर के हक का फैसला करने में असल बात यह है कि निकाह के बाद इज़्दवाजी ताल्लुक कायम हुआ या नहीं। शवाहिद से यह बात मुकम्मल तौर पर साबित हो चुकी थी कि दोनों मियाँ बीवी के तौर पर 1 साल से ज़ायद अरसा इकट्ठा रहे। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी जवाबदहिंदा के हक में फैसला दे दिया। इस वाज़े और मजबूत कानूनी मौक़िफ़ के बावजूद शौहर ने यह इल्ज़ाम दोबारा हाई कोर्ट में दोहरा दिया और जब उसने बड़ी शिद्दत से यह दावा किया कि उसकी बीवी औरत ही नहीं है तो हाई कोर्ट ने भी खातून को एक और तकलीफ दे तिब्बी मुआयने से गुजरने का हुक्म दे दिया। इस दूसरे तिब्बी मुआयने की जो रिपोर्ट सामने आई वो मुकम्मल तौर पर हतमी थी और उसमें वाज़े तौर पर तस्दीक की गई थी कि जवाबदहिंदा खातून वाकई औरत है। खातून की इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए और इस हकीकत को तस्लीम करते हुए कि वो पहले ही इस मुकदमे के दौरान गैर ज़रूरी तकलीफ दे और बार बार के तिब्बी मुआयने से गुजर चुकी है, हम मुनासिब नहीं समझते कि इस रिपोर्ट की तफसीलात यहाँ दोहराई जाएं। सिर्फ इतना कहना काफ़ी है कि इस रिपोर्ट में शौहर के इल्ज़ामात की मामूली सी तायद भी नहीं की गई। रिपोर्ट में वाज़े तौर पर तस्दीक की गई है कि जवाबदहिंदा खातून मुकम्मल तौर पर औरत है और उसमें ऐसी कोई जिस्मानी अलामत या सिफ्त मौजूद नहीं है जो इस हकीकत के खिलाफ हो। जहाँ तक बांझपन का सवाल है, इस हवाले से रिपोर्ट कोई हतमी राय नहीं दे सकी और खातून ने मज़ीद तिब्बी मुआयना कराने से इनकार कर दिया, जो कि ना सिर्फ कानूनी तौर पर उसका हक था बल्कि उस पर पहले ही होने वाले जहनी और जिस्मानी दबाव को देखते हुए एक बिल्कुल जायज़ और मुनासिब फैसला भी था। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि मातहत अदालतों के वाज़ेह फैसलों के बावजूद शौहर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में भी वही मौक़िफ़ इख्तियार करने की जसारत की। ये अदालत सख्त तरीन अल्फाज में इस बात पर अपनी नाराज़गी का इजहार करती है कि जवाबदहिंदा जो एक औरत है जिसे शौहर ने छोड़ दिया था, नान नफ़क़े से महरूम कर दिया था और कानूनी कार्रवाइयों के रहमो करम पर छोड़ दिया था, उसे एक फजूल और जालिमाना दलील के तहत बार बार ऐसे तकलीफ दे, तौहीन आमेज़ और उसकी बुनियादी शनाख्त को निशाना बनाने वाले मुआयने से गुजारा गया। ये हमारे मुआशरे का अफसोसनाक सच है कि बांझपन या सिर्फ उसके शक को भी औरतों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है। ये मुआशरती तासुब अक्सर अदालतों को वो जगह बना देता है जहां कानूनी कार्रवाई के नाम पर औरत की तजलील की जाती है, लेकिन हमें खुले अल्फाज में तस्लीम करना होगा कि अगर औरत में बांझपन हो भी तब भी ये उसका महर या नान नफ़क़ा छीनने की बुनियाद नहीं बन सकता और ना ही ये उसके औरत होने पर सवाल उठाने का जवाब बन सकता है। ऐसी ज़ाती तकलीफ़ को कानूनी हथियार बना देना ना सिर्फ अदालती निज़ाम का गलत इस्तेमाल है बल्कि इंसानी वक़ार की खुली तौहीन है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। ये बात भी ज़ोर देकर कहने की ज़रूरत है कि हमारा दीन और हमारी तहज़ीब निकाह को एक मुक़द्दस अहद समझते हैं। कुरान मजीद ने बीवी को लिबास करार दिया है, यानी शौहर और बीवी का रिश्ता ऐसा है जैसे वो एक दूसरे का लिबास हो। इसलिए निकाह के रिश्ते में तहफ़्फ़ुज़, बाहिमी एहतराम और इज़्ज़त व वक़ार के उसूल किसी हाल में पामाल नहीं होने चाहिए। ये बात हरगिज़ फरामोश नहीं होनी चाहिए कि हमारे मुआशरे में औरतें एक हसास और कमज़ोर तबका शुमार होती हैं जिनकी इज़्ज़त और वक़ार की हिफाजत भरपूर तवज्जो और एहतियात का तकाजा करती है। अदालतें महज खामोश तमाशाई नहीं बन सकती और ना ही बनेंगी कि मुआशरती तासुबात उनके ज़रिए औरतों को एक के बाद एक अज़ियत से दो चार करें। ये कोई सवाबदीदी मामला नहीं बल्कि आईनी और इखलाकी जिम्मेदारी है कि हर उस शख्स की ज़ाती इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए जो अदालत के सामने पेश होता है, ख़ास तौर पर जब फ़रीक़ैन के दरमियान ताकत का फ़र्क इस कदर वाज़ेह हो। अदालत के पास मिसाली जुर्माना आयद करने का इख्तियार मौजूद होता है ताकि झूठे, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी मुकदमात की हौसला शिकनी की जा सके। मौजूदा केस में दरख्वास्त गुजार शौहर ने न सिर्फ अदालत का कीमती वक्त ज़ाया किया बल्कि पहले से कमज़ोर पोजीशन में मौजूद औरत को 10 साल पर मुहित 3 मुख्तलिफ अदालतों में तवील और अजियतनाक अदालती अमल से गुजारा, जिससे उसकी तजलील
और ज़ाती तकलीफ में बेजा इजाफा हुआ। अगर अदालत ऐसे तर्ज अमल को बगैर किसी कार्रवाई के छोड़ दे तो ये उसकी अपनी जिम्मेदारी से गफलत होगी। लिहाजा ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और दरख्वास्त गुजार शोहर पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है, जो अदालती अमल के गलत इस्तेमाल और जवाब दहिंदा खातून को बिला वजह तजलील करने की शदीद मजम्मत के तौर पर आयद किया गया है। ये रकम जवाब दहिंदा खातून को अदा की जाएगी। अगर दरख्वास्त गुजार शोहर ये रकम अदा ना करे तो उसे ज़मीन के महसूलात के बकाया जात से तरीक़ाकार के मुताबिक वसूल किया जाएगा। ये उम्मीद की जाती है कि ये हुक्म तमाम फरीक़ैन और वकला के लिए एक याद दहानी का काम देगा कि हर फर्द खुसूसन औरतों की इज्जत व वक़ार का अदालती कार्रवाइयों में हर हाल में एहतराम ज़रूरी है। ऐसे बेबुनियाद और हतक आमेज़ इल्ज़ामात जो किसी औरत की ज़ाती शनाख्त और इज्जत पर हमला करें, किसी भी अदालत में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये इंतहाई अहम फैसला सामने आया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। एक तरफ अमरीका में इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान अमरीकी कांग्रेस के मुख्तलिफ अरकान और इंतजामी अहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में अदालतें 9 मई के मुकदमात में तेज़ी के साथ फैसले दे रही हैं, जबकि इमरान खान के खिलाफ भी तोशाखाना 2 केस की समाअत दोबारा से शुरू हो गई है। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था और पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की थी कि 5 अगस्त तक एहतजाजी तहरीक को उरूज पर पहुँचाया जाए, मगर अभी तक इस एहतजाजी तहरीक के हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। और अब इस बात का इजहार इमरान खान ने भी अपनी एक हालिया एक्स पोस्ट में कर दिया है। इमरान खान ने अपनी ही पार्टी के उन अफराद पर भी सवाल उठा दिया है जिन्हें उनसे जेल में मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है, सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद हैं। मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज रखे। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझे फ़िलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान आपसी इख्तलाफात में पढ़कर वक्त ज़ाया करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल सरजनिश अमल है। पार्टी में जिसने भी गिरोहबंदी की उसे मैं पार्टी से निकाल दूंगा। पार्टी में इख्तलाफात पैदा करना मेरे मकसद और विजन को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। इसके अलावा तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान इमरान खान ने सहाफ़ियों से बात की है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक आज इमरान खान ने कहा कि सेनेट की टिकटों के मामले पर मुझे मुशावरत नहीं करने दी गई। आखिरी वक्त में बैरिस्टर सैफ फहरिस्त लेकर आए तो मैंने उसी फहरिस्त की मंजूरी दे दी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर कहा कि पार्टी तहरीक के लिए भरपूर तैयारी करे और अगर पार्टी लीडरशिप बाहर ना निकली तो उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान पार्टी लीडरशिप पर दबाव बढ़ा रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तहरीक के लिए उन्हें मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा, मगर इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान अमेरिका में मुतहर्रिक हैं और आला अमरीकी अहदेदारों से मुलाकातें कर रहे हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान इमरान खान के बेटों ने ट्रंप के स्पेशल मिशन के सरबराह और नेशनल इंटेलिजेंस के साबिक डायरेक्टर रिचर्ड ग्रीनेल, कांग्रेसमैन बिल हाइजेंगा, ग्रेगरी मीक्स, इसके अलावा जिम कोस्टा, जो विल्सन और एंडी हैरिस समेत कई कांग्रेस अरकान से मुलाकात की है। इमरान खान के बेटों की अमेरिका में कांग्रेस अरकान से मुलाकातों पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि उनका हक है कि वो कैंपेन ज़रूर करें, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारे वालिद को 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस में सजा हुई है। मतलब कि उनका अपना राइट है, वो ज़रूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है और 190 मिलियन पाउंड की फैक्ट शीट साथ ले जाएं कि जब भी अमेरिका में किसी के पास जाते हैं, मिलते हैं लोगों को, तो उनको बताएं कि जी ये करप्शन का केस है और ये सियासी केस नहीं है। वो एक तासर क्रिएट करें सियासी केस का, सियासी केस है। दूसरी तरफ इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 9 मई समेत मुख्तलिफ केसेस की समातों को तेज़ कर दिया गया है। आज इमरान खान के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समात हुई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार की खबर के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समात की गई। केस की समात स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने की। समात के दौरान इस्तगासा के मजीद एक गवाह शफकत महमूद पर जिरा मुकम्मल की गई। समात के दौरान इस्तगासा के गवाह मोहसिन हसन पर इमरान खान के वकील ने जुज़वी जिरा भी की। केस में मजमूई तौर पर 9 गवाहों पर जिरा मुकम्मल की गई, जबकि 10वें गवाह पर जुज़वी जिरा की गई है। समात के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तगासा की जानिब से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी और उमैर मजीद मलिक अदालत में पेश हुए। अदालत की जानिब से तोशाखाना 2 केस की समात 26 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। आइंदा समात पर इमरान खान के वकील गवाह मोहसिन हसन पर जिरा मुकम्मल करेंगे। अहम बात यह है कि अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समात 3 जून के बाद अब हुई है और आज की समात में इमरान खान की बहनों और पार्टी रहनुमाओं को
इजाज़त नहीं दी गई कि उनसे मुलाकात की जाए। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर ने जेल में होने वाली समाअत में शिरकत की इजाज़त न देने पर तनकीद करते हुए कहा कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त ट्रायल गैर कानूनी हो चुका है। में पिछले कई हफ्तों से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। एक तो मुलाकात का दिन होता है तब भी नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन आज तो मुकदमा है जिसमें हम सब लोग वकील हैं, खानदान यहाँ खड़ा हुआ है, ये बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं, मीडिया के लोग जिनको हुक्म दिया गया है अदालत की तरफ से कि इनको जाने देना है, उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये बिल्कुल आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। इमरान खान को एक काल कोठरी में मुकदमे से दो चार किया गया है। क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, अंदर जिरा हो रही है, को बड़ी ज़रूरी कार्रवाई चल रही है। ये इतनी खुलेआम नाइंसाफ़ी, मैं कहूँगा एक वकील की हैसियत से, कि ये ट्रायल जो है इस वक्त गैर कानूनी हो चुका है। इसके अलावा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान से मुलाकात करने वाले वकील ने बताया है कि इमरान खान ने अपने बेटों को पैगाम भेजा है कि वो यहाँ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएं। साथ ही उन्होंने पार्टी लीडरशिप को पैगाम दिया कि वो भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। हम यहाँ पे 11 बजे आ गए थे, जज साहब भी मौजूद थे, हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। सलमान अकरम राजा और अली जफर हैं, उनको भी नहीं अंदर जाने दिया गया, सिर्फ 2 लॉयर्स को अंदर जाने दिया। इमरान खान ने बताया आज लॉयर को 22 घंटे से मुझे जेल के सेल में रखा जा रहा है। इमरान खान को जो टॉर्चर किया जा रहा है, किस वजह से टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सुलेमान और कासिम बाहर इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, इमरान खान के साथ टॉर्चर किया जा रहा है, उसके लिए उन्होंने ये भी आज पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप बैरिस्टर गौहर को, सलमान अकरम राजा को, अली मीन गंडापुर को ख़ास तौर पे ताकीद करें कि भरपूर तरीके से तहरीक चलाएं। इसके अलावा अपोजिशन की 6 जमातों के इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ है, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद ने 31 जुलाई को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अरचकज़ई ने कहा कि इस इत्तेहाद का मकसद अवाम की ताकत से हुकूमत को फारिग करना है। इस इत्तेहाद का फैसला ये है कि जब तक इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान में एक गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन जिस पे तमाम पार्टियों की तस्दीक सब्त हो वो न बनता, और जब तक हमारा पार्लियामेंट वो ताकत का सरचश्मा नहीं बनता, हम ये तारीख हमने छोड़नी है। इस इत्तेहाद का मकसद इस हुकूमत को अवाम की ताकत से या अक्ल दानिश से बहस मुबाहिसा करके इस हुकूमत को फारिग करना है। हम 30 और 31 और 1 अगस्त इस तारीख ने यह फैसला किया है कि अनकंडीशनल ये तारीख उनको सपोर्ट करेगी, उनका साथ है। 31 जुलाई और 1 अगस्त इस्लामाबाद 2 दिन अगर जरूरी हुआ आप लोगों ने कहा 3 दिन भी कर लेंगे, परवाह नहीं। तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान के बेटे अमेरिका में मुतहरिक हैं। साथ ही तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात में तेजी आ गई है। 9 मई के 2 केसेस के फैसले सामने आ चुके हैं, जिसमें पार्टी क़यादत को सजाएं हुई हैं। इसके अलावा आज तवीलर से बात तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई है और आज ही इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अमन आमा एक्ट 2024 के तहत तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनों को 6-6 माह कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि 1 कारकुन को बरी किया गया है। इसके अलावा रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान, बुशरा बीबी और अलीमा खान समेत पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ जांच के केसेस में रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला किया है और साबिक सदर आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, खालिद खुर्शीद और MNA शाहिद खटक के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।